भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों में हिमालय अपना विशेष स्थान रखता है। इसीलिए हिमालय से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। अप्लाइड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिमालयाज, जिसमें एक है पूर्वांचल हिमालय इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि पूर्वांचल हिमालय क्या है। हिमालय का विस्तार पामीर की गांठ से शुरू होकर और पूर्व में नामचा बरवा और दक्षिण में सुरुही कसांग और मिजो हिल तक है और इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। काली नदी के पश्चिम में पश्चिम हिमालय, काली नदी और कंचनजंगा और सिंगालीला श्रेणी के बीच को नेपाल हिमालय या सेंट्रल हिमालय और इस कंचनजंगा और सिंगालीला श्रेणी या जल विभाजक के पूर्व वाले समूचे भाग को पूर्वी हिमालय या ईस्टर्न हिमालय कहा जाता है। लेकिन ईस्टर्न हिमालय के 2 भाग हैं, एक तो सिक्किम की सीमा से और दिहांग वैली या ब्रह्मपुत्र या कोरबा गार्ज तक को सिक्किम और अरुणाचल हिमालय कहते हैं। लेकिन यही नामचा बरवा या कोरबा गार्ज के पूरब और दक्षिण भाग को पूर्वांचल हिमालय कहते हैं, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के कुछ सुदूर पूर्व के जिले नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। इस तरह से प्रश्न है कि यह पूर्वांचल हिमालय पूरे हिमालय का ही दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ भाग है। इसके साक्ष्य और कारण भी हैं। पूर्वांचल हिमालय का सीमांकन नामचा बरवा के दक्षिण में कोरबा गार्ज है और इसके पूर्व में विभिन्न श्रेणियां हैं जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है, जैसे पटकोई की श्रेणी, नागा की श्रेणी और लुसाई की, सिरोही कसांग की, और इसी का दक्षिण की तरफ विस्तार त्रिपुरा में अथारामुरा, जम्पई तियांग और सखई तियांग हैं। इस तरह से यह हिमालय का दक्षिण की तरफ विस्तार है और यदि इसमें सूक्ष्म अध्ययन करें तो जैसे हिमालय प्रदेश में ग्रेटर हिमालय की चोटियाँ सबसे ऊंची और बर्फाच्छादित हैं, उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय की श्रेणियाँ और चोटियाँ उससे कम हैं और उसके दक्षिण में शिवालिक सबसे कम ऊंचा है। इसी तरह से पूर्वांचल हिमालय में पूरब, मध्य और पश्चिम में श्रेणियाँ हैं। यदि इनकी भी ऊंचाई देखा जाए तो पूरब में म्यांमार के बॉर्डर के पास जो श्रेणी है वो सबसे ऊंची है, उसके पश्चिम में जो श्रेणी है उससे कम ऊंची है और उससे भी पश्चिम में अथारामुरा, सखई तियांग, जम्पई तियांग की ऊंचाई 400 मीटर के आसपास है, जबकि पूरब की श्रेणियां 3000 मीटर के आसपास हैं। इस तरह से पूरब से पश्चिम घटती ऊंचाई इस चीज़ का प्रमाण है। यह पूर्वांचल हिमालय की श्रेणियां तीनों हिमालय श्रेणियों का दक्षिण की तरफ विस्तार है। एक और उल्लेखनीय बात है कि जैसे पूरे हिमालय में बृहद और मध्य हिमालय के बीच विभिन्न वैलीज हैं जिनका विवरण लिखा है और मध्य और शिवालिक के बीच में विभिन्न दून या ओगी घाटी का ही एक प्रकार हैं स्थित हैं। इसी तरह से पूर्वांचल हिमालय की तीनों श्रेणियों के बीच में विभिन्न घाटियां हैं। यद्यपि यह घाटियां पूरे हिमालय की अपेक्षा अधिक सकरी हैं और गहरी भी हैं, जिसका कारण है इसकी उत्पत्ति, यहाँ पर विवर्तन की घटनाएं जिससे इसकी उत्पत्ति हुई। इस तरह से हमने देखा कि तीनों हिमालय श्रेणियों का ही विस्तार पूर्वांचल हिमालय है। अब इसके उत्पत्ति के कारण में अगर आप जाएं तो जैसे हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है जो अवरोधक का काम किया और उसके अवरोध के कारण और भारतीय प्लेट के उत्तर और उत्तर पूर्व दबाव के कारण टिथीस भूसन्नत से मलबा निकला 3 चरणों में और 3 श्रेणियां बनी। उसी तरह से पूर्वांचल हिमालय के पूर्व में भी म्यांमार का पठार है और
म्यांमार का पठार या शान का पठार है, जो अवरोधक का काम किया और इस तिथिस भूसन्नत के इस दक्षिण विस्तार में दबे हुए मलबे पर भारतीय प्लेट का दबाव पड़ा। भारतीय प्लेट में विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार का पूर्वोत्तर बढ़ा हुआ भाग, जो कि मेघालय के पठार के रूप में, और उसके और आगे मिकिर और रेंगमा के चोटियों, जो कि प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार गोंडवानालैंड के भाग हैं, के दबाव के फलस्वरूप इस पतले से संकीर्ण भूसन्नत में जमा हुए मलबे पर दबाव पड़ा। और यह दबाव भी जैसे ग्रेटर मिडिल शिवालिक को उत्पन्न करने में 3 चरणों में पड़ा था, वैसे ही यह दबाव भी 3 चरणों में पड़ा। इसीलिए इस पूर्वांचल हिमालय में पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी 3 श्रेणियों का जन्म हुआ। इस तरह से स्पष्ट होता है कि साक्ष्य भी इस चीज़ के गवाह हैं, साक्ष्य भी इसके प्रमाण हैं कि हिमालय की तीनों श्रेणियां ही पूर्वांचल हिमालय में स्थित हैं और विवर्तन की दृष्टि से जो घटनाएं समूचे हिमालय को उत्पन्न की, वही घटनाएं पूर्वांचल हिमालय को भी उत्पन्न की हैं। इसी तरह से उच्चावच साक्ष्य के पश्चात यदि आप संरचना को देखें तो संरचना की दृष्टि से भी पूर्वांचल हिमालय में वही चट्टानें मिलती हैं जो कि समूचे हिमालय में, अर्थात सैंडस्टोन, क्ले, लाइमस्टोन, कोल, ये सब के सब यहाँ पाए जाते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें जो समूचे हिमालय में हैं, वो पूर्वांचल हिमालय में भी मिलती हैं। इसी तरह से मिट्टी का स्वरूप, चाहे वो घाटियों की मिट्टी हो, चाहे पहाड़ शीर्ष की मिट्टी हो, वह उसकी विशेषताएं और स्वरूप जो पूर्वांचल हिमालय में हैं, वही समूचे हिमालय में हैं। और वानस्पतिक दृष्टि से भी पूर्वांचल हिमालय की वनस्पति और हिमालय की वनस्पति में समरूपता है। पूर्वांचल हिमालय की अनोखी जलवायु विशेषताओं, जैसे यहाँ आर्द्रता अधिक है, इसलिए यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत आर्द्र है पूरे हिमालय के। इसी के फलस्वरूप यहाँ पर वनस्पति प्रजातियों और उनकी विशेषताओं में कुछ अनोखापन मिलता है। किंतु पूरे हिमालय जैसे शंक्वाकार वन बृहद हिमालय पर और मिश्रित वन मध्य हिमालय पर और पतझड़ वन शिवालिक पर मिलते हैं, उसी तरह से इस पूर्वांचल हिमालय में भी पूरब से पश्चिम आने पर क्रमशः शंक्वाकार प्रजाति के वृक्ष, मिश्रित प्रकार के वृक्ष और अथारामुरा और जम्पैतियांग रेंज पर निश्चित रूप से पतझड़ प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। इस तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि पूरे हिमालय का ही दक्षिण की तरफ विस्तार पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है, जिसमें कि संरचनात्मक, स्थलाकृतिक, वानस्पतिक, जलवायिक और मृदा संबंधी समरूपताएं मिलती हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वैलीज। कभी कभी आपसे अपेक्षा की जाती है कि हिमालय प्रदेश में विभिन्न घाटियां हैं, इनका क्या महत्व है, ये कहाँ हैं, इनका आपको एक भौगोलिक विवरण देना होता है। सबसे पहले घाटी की परिभाषा बताना होगा। घाटी एक नदी द्वारा अपरदनात्मक स्थल रूप होता है। घाटी सिंक्लाइनल वैली होती है जो विवर्तनिकी होती है, और घाटी रिफ्ट के कारण रिफ्ट वैली भी बनती है। इस तरह से घाटी आंतरिक बलों के कारण विवर्तनिकी से लेकर और बाह्य अपरदनकारी बलों द्वारा बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हिमालय की घाटियों का मतलब सिंक्लाइनल वैली, अभिनतीय घाटी, जिसकी उत्पत्ति विवर्तनिकी कारणों से हुई है। कैसे? जैसे बृहद हिमालय की उत्पत्ति, सबसे पहले बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई जो उत्तर में तिब्बत पठार के दक्षिण का गार से लगा हुआ था, और दोनों के बीच एक हिंज लाइन है जो घाटी के स्वरूप में न होकर दो संरचनात्मक प्रदेशों
अर्थात उत्तर में तिब्बत की पुरानी अंगारा लैंड की संरचना और दक्षिण में बृहद हिमालय की नवीनतम तृतीय युगीन बलुआ पत्थर की संरचना को अलग करती है। लेकिन ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हुई और दोनों के बीच का निम्न भाग घाटी कहलाया। इसी तरह से मिडिल हिमालय के पश्चात तीसरे चरण में शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई और मिडिल और शिवालिक के बीच में भी विभिन्न घाटियां हैं जिनको स्थानीय रूप से दून कहा जाता है, लेकिन घाटियां विशेष रूप से ग्रेटर और मिडिल के बीच पश्चिम हिमालय से सेंट्रल और पूर्वी और पूर्वांचल हिमालय तक स्थित हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली और यहीं पर है एक बेताब लोलाब वैली और यहीं पर जोजिला दर्रा है, नदी है, वैली भी है। और चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में चंबा स्टेट में है सोलांग। इसी तरह से सोलांग वैली हिमाचल प्रदेश में है। ग्लास और सांगला वैली भी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में बृहद और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां हैं जहां पर नगरों का विकास हुआ है, पर्यटक स्थल हैं। यहीं पर कुल्लू मनाली घाटी भी है जो एक पर्यटक केंद्र है। उत्तराखंड में भुइंदर वैली है और यहीं पर एक है दरमा वैली और क्या है जोहार। यहीं पर उत्तराखंड में जोहार वैली है और यहीं पर क्या है सौर वैली जो कि पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस तरह से उत्तराखंड भी विभिन्न घाटियों से युक्त है। हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि नेपाल में भी विभिन्न घाटियाँ हैं जैसे पोखरा वैली और अन्य, लेकिन यह भारत के अध्ययन में नहीं शामिल हैं, इसलिए इन पर विशेष प्रकाश नहीं है। और यहाँ पर चुम्बी वैली है जो सिक्किम और भूटान के बीच स्थित है और इस यहीं पर चुम्बी वैली है जो सिक्किम और भूटान के ठीक बीच चाइना में स्थित है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नाथुला दर्रे से होकर इसी चुम्बी वैली से ही यात्रा होती है भारत और चीन के बीच। अरुणाचल प्रदेश में भी विभिन्न घाटियां हैं, तवांग वैली, दिहांग वैली, दिबांग वैली, लोहित वैली। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वांचल हिमालय में विभिन्न घाटियाँ नदियों के नाम पर रखी गई हैं। वैसे तो समूचे हिमालय में नदियों के नाम घाटियाँ हैं क्योंकि वस्तुतः वह इरोजनल वैली हैं या अपरदनात्मक घाटियाँ हैं और वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अभिनतीय घाटियाँ। इसी तरह से पूर्वांचल हिमालय के पूर्वी भाग में काबा वैली है और यह काबा वैली भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। यहाँ पर इम्फाल वैली मणिपुर में है। इम्फाल नदी उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। इसी तरह से सूरमा वैली और मेघालय में एक पर्यटक स्थल है हैप्पी वैली। यह रहा विभिन्न वैली का विवरण। स्पष्ट है कि यह घाटियाँ निश्चित रूप से बहुत ही उपजाऊ हैं। इसके अंतर्गत हम नदी द्वारा अपर्दन जनित घाटियों को नहीं सम्मिलित करते। हम ग्रेटर और मिडिल हिमालय के बीच जो सिंक्लाइनल वैली है जिसमें उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत है उसको हम सम्मिलित करते हैं। और पूरे हिमालय प्रदेश में इन्हीं घाटियों में अधिक विकास हुआ है कृषि का, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। यहाँ पर गेहूँ, जौ, आलू, मटर इत्यादि रबी की फसलें अच्छी होती हैं। दूसरी चीज़ है कि यह घाटियाँ चौड़ी हैं और उसमें अधिवासों ग्रामीण और नगरीय का विकास हुआ है। इस प्रकार कृषि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। वानिकी भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है। इन्हीं घाटियों में पश्चिम हिमालय क्षेत्र में विभिन्न फलों का उत्पादन होता है और पूर्वी क्षेत्र में
इन घाटियों में लेकिन विशेष रूप से ढलानों पर चाय की कृषि होती है। इस प्रकार से इन चौड़ी घाटियों में पर्यटन का विकास हुआ है, परिवहन का विकास हुआ है और यह घाटियाँ एक तरह से हिमालय का ग्रेन बाउल कहलाती हैं, जिसमें कि अनाज की और फलों की अच्छी कृषि होती है। अब हम मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच दून की चर्चा करते हैं। दून को भी कुछ लोग दून वैली, दून घाटी कहते हैं, जैसे कोटक दून, देहरादून इत्यादि। और यह दून भी उन्हीं घाटियों की तरह से विशेष उपजाऊ मिट्टी वाले हैं, जो कि अपेक्षाकृत दक्षिण हैं, गर्म हैं, इसलिए यहाँ पर धान की कृषि विशेष रूप से की जाती है। जैसे देहरादून का चावल उत्तम किस्म का होता है, इस तरह से हिमालय क्षेत्र की घाटियाँ वहाँ के लिए वरदान हैं और आर्थिक क्रोध हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र के लिए वहाँ की घाटियाँ वरदान हैं।